तो कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा, अगर तुम काट दो मेरे पर मतलब होता पंख, तुम काट दो मेरे पर, मैं जमी पे भी बैठा तो आसमान लिख दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वाह क्या बात है कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़े। तो कहता है क्या, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्या, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। हम लोग ने देखा कि संसाधन क्या होता है, संसाधन को देखे, संसाधन के प्रकार को देखे, इसी प्रकार संसाधन नियोजन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, सारे चीजों को देखने के बाद आज हम लोग लेके आ गए जिसका आप लोगों को था बेसब्री से इंतजार, कहता नहीं कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आ गई। तो घड़ी कैसा आया, आप लोगों का कोई मिलन घड़ी नहीं आया, घड़ी ये आया कि आज हम लोग देखेंगे भाई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो हम लोग बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव देखेंगे, आज मजा आ जाएगा क्लास में। तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन, जिसको भी जरूरत है, जितने भी बिहार में बच्चे जुड़े हैं सबको शेयर कीजिए। ये टेस्ला बिहार बोर्ड आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, आप लोगों को क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहा है। भाई आप लोगों को दिक्कत क्या है, एक बार तो क्लास करके देखिए, तब मजा आता है कि नहीं आता है। चलिए आगे देखिए, स्टार्ट करें क्लास। हाँ मेरे प्यारे प्यारे भाई स्टार्ट करें। तो पहला देखिए क्या है कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। इसमें दो तरह के प्रश्नों को देखेंगे, एक तो लघु उत्तरीय देखेंगे जिसको बोलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दूसरा देखेंगे क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको बोलेंगे लॉन्ग। तो इस चैप्टर से जो है खास तौर पे लघु प्रश्न पूछते हैं और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन फिक्स है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे, और दीर्घ क्वेश्चन को भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, सब्जेक्टिव भी देखेंगे, तो मजा आएगा आप लोगों को। तो क्लास को लाइक कीजिए। स्टार्ट करने से पहले तो आप लोग देखिए क्या, संसाधन को परिभाषित कीजिए, क्या है संसाधन को परिभाषित कीजिए, संसाधन क्या है उसको डिफाइन कीजिए। हमने देखा कि संसाधन क्या है, दुनिया की वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या है, संसाधन है। दुनिया की वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वो भाई क्या है, संसाधन है। मानव की सुख सुविधाओं को बढ़ावा दे वो क्या है, संसाधन है। तो देखिए कि संसाधन को परिभाषित कीजिए, क्या है संसाधन को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ, पर्यावरण क्या है कि जिस चीज के, पर्यावरण क्या, तो आसपास के वातावरण, पर्यावरण क्या है हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी सारे चीज है और वो जो हमें सुख सुविधा प्रदान करते हैं, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिससे हम घिरे हुए हैं, वो क्या है, पर्यावरण है। तो ये है कि पर्यावरण में उपलब्ध, उपलब्ध मतलब मौजूद, पर्यावरण में उपलब्ध वह सारे पदार्थ जो मानवीय यानी हम मानव का तो इंसान, इंसान की आवश्यकताओं यानी जरूरतों की पूर्ति करे एवं सुख सुविधाओं को प्रदान करे। सुख सुविधा मतलब कि रहन सहन की व्यवस्था को बेहतर बनाए, सुख सुविधाओं को प्रदान करे, वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या है कि पर्यावरण में मौजूद वह सारे वस्तुएं, वह सारे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और मानव की सुख सुविधाओं को मौजूद कराए, वो क्या है, संसाधन है। समझ में आया। संसाधन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। संसाधन मुख्यतः कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला क्या है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या है मानवीय संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन को हम लोग देखा और मानवीय संसाधन के, प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से मौजूद है, जो ईश्वर द्वारा दिया हुआ है, जैसे कि जल पानी हवा, ये क्या है भाई प्राकृतिक चीज है। और मानव संसाधन क्या है कि जो चीज संसाधन, जिस संसाधन का मानव ने निर्माण किया, क्या है मानव ने निर्माण किया। मानव ने किस चीज का निर्माण, वही अनेक चीजों का निर्माण किया मानव ने, एक पेन का निर्माण किया, गाड़ी का निर्माण किया, सबसे ज्यादा चीज तो मानव ही निर्माण किया है कि नहीं। तो क्या है मुख्यतः संसाधन दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा क्या है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को देखेंगे और मानवीय संसाधन को देखेंगे। अब आगे देखते हैं। संसाधन क्या है, संभाव्य संसाधन एवं संचित को संसाधन को अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी संभाव्य संसाधन है और एक संचित को संसाधन है, दोनों को क्या करना है, अंतर करना है। दोनों में क्या है डिफरेंट क्या है भाई, इस चीज को हम लोग देखेंगे, संभावी संसाधन को और संचित को संसाधन को। यहां देखिए आप लोग प्यार से कि देखिए ये संभावी है, आप लोग को दिख रहा है, और ये क्या है संसाधन है। संभावी संसाधन ये हो गया, और ये क्या है संचित कोश संसाधन। क्या है संचित कोश संसाधन। दोनों में क्या अंतर है, अब देखिए किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद ऐसा संसाधन जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना है। संभाव्य मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि भाई वो उपयोग में आ सकता है। घर में कोई चीज है उसको लेके आता है, चलो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम हैं इसके नीचे है कि संभावना कि इसके नीचे क्या है खनिज होगा, लेकिन इसको उपयोग में नहीं लाए, ये क्या हुआ संभावना हुआ। संभावना मतलब पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है।
तो वही है कि किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र मतलब कि एरिया, किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद ऐसा संसाधन जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना है, संभावना रहती है, परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। संभावना तो है परंतु उपयोग नहीं किया गया है। बिहार में क्या है, वैकेंसी तो है, नौकरी नहीं देता है, एग्जाम नहीं लेता। अभी देख वही प्रकार है, नीतीश चाचा क्या कर रहा है, वैकेंसी तो निकाल दिया भाई, चलो बिहार एसएससी निकाल दिया, 3 साल हो गया अभी तक नहीं पेपर लिया उसका। वही है कि संभावना तो है नौकरी होगा लेकिन वैकेंसी नहीं है। किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद ऐसा संसाधन जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना है रहती है, परंतु इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, या इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया। उसी प्रकार से देखेंगे कि संचित को संसाधन क्या है भाई, इसमें हम लोग क्या देखें कि संसाधन है और उपयोग भविष्य में उपयोग, इसका उपयोग में संभावना है कि भाई कर सकते हैं। अब देखिए संचित कोष, संचित मतलब होता है जमा हुआ, स्टोर, स्टॉक जो बोलते हैं। संचित कोष संसाधन को देखते हैं, ऐसा संसाधन जिससे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ। इसका भी प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ और इसका भी प्रयोग, इसका प्रयोग प्रारंभ करने का क्या है, इसमें दुर्गम है और इसमें क्या संभावना है, लेकिन इसको क्या, ये तो है लेकिन इसमें तकनीक बहुत ज्यादा लगेगा। इसमें क्या तकनीक, अब जैसे डिजिटल बोर्ड चलता है, डिजिटल बोर्ड तो है, अगर लाइट ही नहीं रहा तो डिजिटल बोर्ड चलेगा भाई, नहीं चलेगा। इन्वर्टर या लाइट तो रहना पड़ेगा डिजिटल बोर्ड के लिए। उसी प्रकार से क्या, तो यानी संसाधन तो है लेकिन उसके लिए क्या तकनीक नहीं है। तकनीक के लिए क्या चाहिए, विशेष ग्रहण चाहिए। देखिए ऐसा संसाधन जिससे उपलब्ध में तकनीक के आधार पर किया जा सकता है, जिसका उपयोग किसका तकनीक के आधार पर किया जा सकता है। तकनीक मतलब क्या, टेक्नोलॉजी, क्या है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के आधार पर कर सकते हैं हम, प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। समझ में आया कि नहीं, इसका प्रयोग भी नहीं हुआ, इसका प्रयोग, ये संभावना है कि हो जाएगा, इसका भी संभावना, ये इसका तो संभावना है लेकिन ये क्या तकनीक के कारण ये नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं दूसरा, हिमालय क्षेत्र का खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई के कारण दुर्गम एवं महंगा हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में तो खनिज है, ये हमको पता है, और संभावना है कि आने वाला टाइम में हम लोग निकालेंगे वहां से खनिज, बहुत ज्यादा हिमालय पर्वत। तो वो क्या है कि उस खनिज को निकालने के लिए बहुत दुर्गम लगेगा, यानी बहुत कठिनाई महसूस करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा, ये तो नहीं कि भाई हिमालय पर्वत पे जीसीपी चला दो, खोदो, निकालो, ऐसे निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। उसको खोदने के लिए बहुत गहराई में संसाधन है, उसको खोदने के लिए क्या चाहिए, हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक प्लान चाहिए कि भाई इसको निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे, तभी निकलेगा। एक तकनीक की आवश्यकता है। तो ये है कि हिमालय क्षेत्र का खनिज जो मौजूद है वो कैसा संसाधन होगा, तो बोलना है क्या, सर्वसंभावी संसाधन। क्या है, हिमालय क्षेत्र में खनिज जिसका उत्खनन अधिक गहराई में, क्या है बहुत गहराई में भाई, हिमालय पर्वत यहाँ टॉप मोस्ट पे है तो गहराई यहाँ है, यहाँ खोदोगे तब यहाँ से खनिज निकलेगा। और पृथ्वी में क्या है, यहाँ पृथ्वी है तो यहाँ खोदोगे तो खनिज निकल जाएगा। तो ये क्या इजी हो जाता, और यहाँ से यहाँ आपको पहुंचाने में क्या बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये हो गया। तो हिमालय क्षेत्र में जो मौजूद खनिज है वो क्या है, संभावित संसाधन है। अब दूसरा देखिए, जल विद्युत संस्थाएं, ऐसा संसाधन जो नदी बांधों में जल के रूप में संचित है। नदी और बांध जो है उसमें जल तो है लेकिन उसमें क्या, इसमें तकनीक का उपयोग नहीं लाया जा सकता, क्योंकि भाई एक बांध जो है, आप कोई भाखड़ा नालंग बांध लीजिए, टेरी बांध लीजिए, उसमें क्या जल तो अपार मात्रा में है, परंतु क्या उसको हम लोग सही से उपयोग नहीं कर पाते। क्यों, कि तकनीक नहीं है हमारे पास। अगर तकनीक होगा तो हम क्या करेंगे, उस जल का सही से इस्तेमाल करेंगे, विद्युत में करेंगे, सिंचाई में करेंगे, अनेक चीजों में करेंगे, तो क्या होगा, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। क्या होगा, दिक्कत परेशानी आएगी नहीं आएगी। तो हम लोग क्या, तकनीक का अभाव है भाई, हम लोगों के पास तकनीक का क्या होता है, पैसा ना कोरी क्या करे, पैसा भी नहीं होता तो क्या परेशानी होता है। जब क्या कोई चीज खरीदने जाओगे, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है तो क्या करोगे, नहीं खरीद पाओगे। वही है क्या, तुम संसाधन तो है लेकिन तुम्हारे पास तकनीक ही नहीं है भाई। मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है, क्या बात होगा, नहीं होगा। नॉर्मल कॉल से बात होगा, नहीं होगी। वो इसी प्रकार से अब देखते हैं आगे। तो संभावित संसाधन और संचित को संसाधन समझ में आ गया। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा दोस्त, कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण, संसाधन मतलब क्या समझ में आया, कि वह संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या है, संसाधन है। जैसे पानी प्यास बुझाने का काम आया तो क्या हुआ, पानी प्यास बुझाने के लिए संसाधन बने। पेन कलम है, लिखने का काम आता है तो क्या हुआ, ये भी संसाधन हुआ। डिजिटल बोर्ड क्या है, पढ़ाने का काम हुआ तो ये क्या, एक संसाधन का काम करता है। संसाधन संरक्षण मतलब होता है हिफाजत, यानी सुरक्षा। क्या हो जाएगा, सुरक्षा। सुरक्षा। उपयोगिता मतलब कि इस्तेमाल, क्या है, इस्तेमाल कैसे करेंगे, है ना। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संसाधन संरक्षण की यानी इसका इस्तेमाल क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसको लिखो। क्योंकि संरक्षण क्यों जरूरी, संरक्षण क्या, तो हिफाजत। हिफाजत क्यों जरूरी है, किसी भी चीज का हिफाजत जरूरी है। आप अगर बारिश में अगर बाहर निकल रहे तो क्या छतरी लेके निकल रहे,
है कि नहीं। छतरी क्यों लेके निकले कि भाई हम भीग ना जाए, हमें परेशानी ना हो जाए, बहुत सारी परेशानी है, इसलिए क्या है हिफाजत जरूरी है। अब देखिए संसाधन संरक्षण का तात्पर्य, तात्पर्य मतलब क्या, मतलब तात्पर्य कहे तो मीनिंग क्या होता है। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य संसाधनों का सुरक्षा करना है। संसाधनों का क्या है, सुरक्षा करना। संसाधनों का क्या है, सुरक्षा करना। संसाधन संरक्षण का तात्पर्य क्या है, संसाधनों का सुरक्षा करना। संसाधन संरक्षण के अंतर्गत जब, संसाधन संरक्षण के अंतर्गत जब हम संसाधनों का नियोजित एवं, नियोजित मतलब कि एक प्लानिंग की तरह नियोजन बना करके, नियम बना करके, एक नियम बना करके भाई इस संसाधन का इस टाइम उपयोग करो, इस संसाधन का इस टाइम उपयोग करो। नियोजित मतलब क्या, नियम बना करके, और विवेकपूर्ण मतलब कि समझदारी से और बुद्धि से लेकर के काम ले, क्या है, बुद्धि से काम ले, उसे क्या कहता है, विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो संसाधन संरक्षण कहलाता है। क्या है, संसाधन संरक्षण। किसी भी संसाधन का अगर सही से इस्तेमाल करते हैं और प्लानिंग बना करके इस्तेमाल करते हैं कि भाई यहां से अगर जाएंगे हम 10 किलोमीटर तो हमें आधा लीटर पेट्रोल चलेगा या 1 लीटर पेट्रोल डालना पड़ेगा। ये क्या आपका एक प्लानिंग हुआ, ये तो नहीं कि भाई गाड़ी पे चले और चल दिया आप, ऐसा नहीं। गाड़ी पे तो पेट्रोल देखे होगे, तो ये क्या हुआ, नियम हुआ और नियोजित हुए, समझदारी से काम लिया आप। क्या है, समझदारी से काम लेना ही क्या हो गया, संसाधन नियोजन होगा। क्या हो जाएगा, संसाधन नियोजन हो जाएगा। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे, मतलब क्या, संसाधन संरक्षण क्या है, संसाधनों का सुरक्षा करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, सिंपल मीनिंग। अब देखिए इसका संरक्षण का उपयोगिता क्या होगा, पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगर हम सही से अगर इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज का तो हमें नुकसान पहुंचाएगा नहीं। अगर सही से इस्तेमाल करेंगे तो 1 साल चलने वाला चीज 1.5 साल भी चल सकता है, चलेगा कि नहीं भाई। वही है कि पर्यावरण, पहला पॉइंट क्या है, पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होगी। उत्पन्न मतलब कि जन्म नहीं लेगा, है ना। पर्यावरण मतलब कि वातावरण, वातावरण में जो समस्याएं होती है वो उत्पन्न नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हम संसाधनों का क्या कर रहे हैं, विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, नियमित करते हैं, नियोजित करते हैं। तो दोनों प्रकार से भावी पीढ़ी भी संसाधनों का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकेगा। भावी पीढ़ी यानी आने वाला पीढ़ी, कल जो है तुम जो शादी कर लो, तुम्हारे बच्चा जो होगा वो क्या होगा, जब तुम दादा बन जाओगे, पापा बन जाओगे, चाचा बन जाओगे, वो क्या है, तो आने वाला तुम जिसके बनोगे चाचा, तुम नहीं, जिसके बनोगे चाचा वो, उसके लिए तुम भावी पीढ़ी बनोगे। तो वो लोग के लिए भी क्या हो जाएगा, संसाधन, भावी पीढ़ी के भी संसाधन क्या हो जाएगा, उपयोग कर सकेगा। आप जो अभी सही से इस्तेमाल करोगे तो भावी पीढ़ी भी। संसाधनों का अनावश्यक बर्बाद, यानी भाई संसाधनों का एक निश्चित तरीके से उपयोग कीजिए। जैसे जल है प्यास बुझाने के लिए, तो प्यास बुझाने के लिए काम कीजिए। नहाने का तो ना, ये तो नहीं कि भाई प्यास तो पी रहे, बस 1 बोतल पानी मंगाया पी लिया, भाई फेंक दो, क्या जाता है, मेरा बाप का है तो पानी तो है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना मेरे दोस्त, पानी को बर्बाद नहीं करना है, समझे। किसी भी चीज को, पानी को नहीं, किसी भी चीज को, आप अपने टाइम को भी जाया मत कीजिए, आप अपने टाइम को भी बर्बाद मत कीजिए। लोग संसाधन के महत्व को समझेंगे, लोग क्या करेंगे, संसाधन के महत्व को समझेंगे। संसाधन का महत्व को कब समझेगा, जब अगर हम सही से उपयोग करेंगे, सही से इस्तेमाल करेंगे, उसका नियम तरीके से चलेंगे कि भाई ये नियम है, तो लोग भी क्या करेगा, संसाधनों के महत्व को समझेंगे। समझ में आ गया, अगर लिखे बोलेगा आप लोगों को कि संसाधन का उपयोगिता क्या है और संरक्षण से क्या हो जाएगा कि भाई पर्यावरण समस्या उत्पन्न नहीं होगा, आने वाला भावी पीढ़ी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लोग इसकी महत्व को समझेगा, उसके संसाधन का अनावश्यक बर्बाद नहीं करेगा, जितना लिमिट है संसाधनों का उसी प्रकार से उपयोग करेगा आदमी। आगे देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका। तकनीक कहे तो टेक्नोलॉजी, क्या है, टेक्नोलॉजी। तकनीक की क्या भूमिका है भाई, तकनीक की अहम भूमिका होती है। अभी किसी भी चीज में तकनीक की क्या है, अहम भूमिका। पहले हम लोग दूर दूर तक क्या करते थे, पैदल सवारी करते थे, पैदल सवारी करते थे, चलते थे, दौड़ते थे, जिम करते थे। लेकिन अभी क्या है, क्या अभी सुरक्षा के लिए क्या गया, फिर साइकिल निकला, बाइक निकला, फिर 4 व्हीलर निकला कि भाई अभी हमें कोई देख भी नहीं सकता, हम सेफ्टी में जा सकते हैं। तो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी बढ़ते जाता है। पहले हम लोग क्या संदेश लिख करके भेजते थे एक दूसरे को, अभी क्या आ गया, फोन आ गया। फोन क्या है, टेक्नोलॉजी का एक साधन है, टेक्निकल है। यहाँ तुम दिल्ली में बैठे हो, हम यहाँ से बात कर ले, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है भाई, ये क्या है, टेक्निकल चीज है। तो इस चीज का कितना महत्वपूर्ण है, बहुत सारा महत्वपूर्ण है। पहले अभी लिख करके पढ़ाते तो कितना ले, अभी क्या है, डिजिटल बोर्ड आ गया तो बहुत सारी सरल चीज हो गया, बहुत सारी बातों में सरल है। अब देखिए, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्या है, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, स्पष्ट कीजिए। संसाधन होते नहीं बल्कि इसे बनाया जाता है। क्या है, इसको किसने कहा है, जिम्मरमेंट ने कहा है। किसने कहा है दोस्त, जिम्मरमेंट ने। जिम्मरमेंट ने कहा कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। क्योंकि मानव एक खुद महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव किसी भी संसाधन का निर्माण खुद ही करता है और मानव से इस संसाधन का क्या करता है, उपयोग भी करता है। एक फोन किसने बनाया मेरे दोस्त, कल्पना करो, मानव ने बनाया। उसका इस्तेमाल कौन करता है, मानव करता है। क्या है, तो मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो तकनीक की क्या है, अहम भूमिका है।
संसाधन होते नहीं बल्कि इसे क्या किया बनाया जाता है। ऐसा तकनीक के आधार पर ही संभव है। संसाधन क्या है, बनता तो नहीं, कोई भी चीज पड़ा हुआ उसको अगर हम तकनीक लगाएंगे वो क्या होगा, उपयोगी बन जाएगा। एक पेड़ लगा हुआ है, फल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेड़ को अगर हम काट करके एक चेयर का रूप दे देंगे, एक टेबल का रूप दे देंगे, तो क्या होता है, तकनीक के माध्यम से हम एक साधन बना लिए, एक क्या बना लिए, एक साधन बना लिए। ये क्या है, किसी भी संसाधन को उपयोग में लाने के लिए क्या तकनीक की अहम भूमिका संभव है। कोई राष्ट्र अल्प संसाधन वाला है होते हुए भी क्या करेगा, तकनीक का प्रयोग से विकसित राष्ट्र बन गया है। किसी राज्य में आप लोग देखोगे, किसी राष्ट्र कोई ऐसा देश देखोगे कि संसाधन नहीं है, लेकिन क्या क्या कुछ भी संसाधन है तो उसमें क्या क्या वो तकनीक का उपयोग किया भाई, क्या किया, तकनीक का उपयोग किया, और तकनीक का उपयोग के कारण वो देश क्या किया, आज विकसित राष्ट्र बन गया। आपके सामने एक सर्वश्रेष्ठ देश है जापान। जापान एक ऐसा देश है भाई जहां संसाधन नहीं पाया जाता है, लेकिन आज दुनिया में टेक्निकल के मामले में बहुत आगे है। भारत बहुत उसके नीचे भाई, नीचे देखोगे तो पैर के नीचे मिलेगा। जापान यहां है तो भारत नीचे मिलेगा संसाधन टेक्निकल के मामले में। चाइना देखोगे कितना टेक्निकल के मामले पे आगे हो गया। भारत के पास संसाधन होते हुए क्या है, पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तकनीक नहीं है, यहाँ की वैज्ञानिक नहीं, यहाँ का साधन नहीं है। वही देखिए कि अल्प संसाधन वाले देश जापान है, आज तकनीक का प्रयोग करके जापान कहां पहुंच गया, जापान एक विकसित राष्ट्र का क्या है, बन गया है, विकसित राष्ट्र बन गया। किसी भी राष्ट्र के विकास में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी राष्ट्र के विकास में क्या, तकनीक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर तकनीक नहीं है तो वो चीज क्या है, बेकार है। कहा जाता है, सुने होंगे कि पैसा तो होना चाहिए, पैसा के साथ क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए। एक किसी जो दिमाग से दिवालिया है, पागल है, उसको क्या करो, आप दे दो, क्या दे दो, पैसा दे दो, लेकिन उस चीज का वो सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो तकनीक और बुद्धि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही चीजों का इस्तेमाल सही टाइम पे कर सकता है कोई। आगे देखिए, आगे बढ़े तो आप लोग रक्षाबंधन मनाइए ना बेहतर तरीके से। अब आगे देखिए, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ कहे तो लॉन्ग आंसर, क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्या देखेंगे, लॉन्ग मतलब लंबा, जो 5 नंबर यहाँ में पूछा जाए, 4 नंबर 5 नंबर पे पूछा जाता है। सतत विकास, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, पहले देखो क्वेश्चन, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। सतत मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, है ना। सताता तो देखते कि हम तुमको सताएंगे, तो सता रहा है क्या, एक दो दिन सताएगा नहीं, कंटिन्यू सताएगा, क्या है, सताएंगे, खूब सताएंगे इसको। तो सतत मतलब क्या, सतत मतलब साथ साथ चलना, जो कंटिन्यू चले। अब देखिए आंसर में कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ लगातार विकास करने से है। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ लगातार विकास करने से है। सतत विकास एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए वर्तमान में संसाधन का उपयोग करके विकास किया जाता है। समझ में आया। सतत विकास है क्या, एक कंटिन्यूअस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ देखिए कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, लगातार विकास करने से, कि वैसा संसाधन का इस्तेमाल करो भाई तुम जो लगातार विकास हो, आगे से आगे बढ़े। आज हम इस्तेमाल कर लेंगे, कल मेरा बच्चा भी इस्तेमाल करेगा, आने वाला पीढ़ी भी इस्तेमाल करे। यानी भावी पीढ़ी को सुरक्षित में रख करके, ध्यान में रख करके जिस संसाधन का उपयोग किया जाता है, जिस प्रकार से संसाधन का उपयोग किया जाता है, वही क्या हो जाएगा, सतत विकास। समझ में आया। सतत विकास क्या हो गया कि सतत विकास एक अवधारणा है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, क्षति मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए, पहुंचाकर वर्तमान मतलब अभी के समय में संसाधन का उपयोग कर सके और विकास किया जा सके। उपयोग के साथ विकास भी करो भाई। आज तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कल कोई हानि नहीं होना चाहिए। संसाधन मानव जीवन के आधार है। संसाधन क्या है भाई, मानव जीवन का आधार है, रीढ़ मानव जीवन का आधार है। जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए संसाधनों का अंधाधुन प्रयोग करके इसे नष्ट किया जाता है। संसाधन क्या, मानव जीवन का आधार है, और अधिक से अधिक सुख सुविधा पाने के लिए आदमी क्या करता है, संसाधनों का बहुत विदोहन कर रहा है। भाई पेड़ काटो, सही बात है, हम क्या कहते हैं कि पेड़ काटना गलत बात नहीं है, पेड़ काटो सही बात है, लेकिन नए पेड़ भी लगाओ।
ये नहीं कि भाई पूरा पेड़ को काट दिया, हमें सुख सुविधा मिला, चलो भाई मॉल बैठा दिया, फैक्ट्री बैठा दिया। तो ऐसा होता है क्या जी? ऐसा होगा बोलो? नॉनसेंस वाला बात है यार, नॉनसेंस करता है कोई ऐसा चीज करेगा कि भाई पेड़ तो काटो, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो पर्यावरण शुद्ध करता है, उसी को हम बर्बाद कर रहे हैं सुख सुविधा के कारण। तो पेड़ काटना सही बात है, लेकिन नए पेड़ भी लगाओ। जल पीना सही बात है, लेकिन क्या है, बर्बाद मत करो। तो वही है क्या कि मानव सुख सुविधा के कारण क्या कर रहा है, सतत विकास को ना अपना करके क्या कर रहा है, संसाधनों को नष्ट कर रहा है। दिन पे दिन प्रतिदिन क्या करता है, संसाधनों का नष्ट मतलब बर्बाद कर दिया जाता है, जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं है उसको, अमीर लोगों को, कि संसाधन कितना बर्बाद हो चुका है। देखिए भूमंडलीय कारण हो जाता है, तापन मतलब ताप अधिक, पहले देख रहे थे कि गर्मी कम पड़ती थी, अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ती जाता। ओजन परत क्या होता है, क्षय हो जाता है। ओजन परत जब क्षय होता है तो पराबैंगनी किरण आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है, हमारी मानसिक कमजोर होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता वो भी कमजोर होता है। अम्लीय वर्षा बहुत खराब वर्षा होता है, आम वर्षा तो होता ही है, लेकिन CFC NO2 के कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा आदि उत्पन्न हो जाता है। हो गई। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर खुशहाल यानी हैप्पीनेस, खुशहाल एवं सुरक्षित भविष्य की प्राप्त करने की आवश्यकता है। समझ में आया? फिर से बोलते हैं कि सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या है, लगातार विकास करना। क्या है, लगातार विकास करना। ऐसा विकास किया जाए कि भावी पीढ़ी को ध्यान में, वर्तमान समय में तो उस संसाधन का हम उपयोग करें, लेकिन आने वाले पीढ़ी को क्या है, तकलीफ ना हो, दुख ना हो। अभी वर्तमान समय में क्या करता है आदमी, अधिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए संसाधनों का दिन प्रतिदिन क्या कर रहा है, नष्ट करते जा रहा है, यानी क्षय करते जा रहा है, जिससे संसाधन की भारी नुकसान होती है। क्या होता है, संसाधनों को भारी नुकसान करता है, क्षय होते जाता है। इस प्रकार से जो संसाधन नष्ट होगा, इस चीज को बचाने के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन बचा रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए दोस्त। समझ में आया? तो आई होप कि आप लोग क्या करोगे कि सतत विकास के रास्ते पे चलो मेरे दोस्त। समझे? कि आज हम इस्तेमाल करें, कल के लिए भी इस्तेमाल करो, कल के लिए भी रखो, आगे बढ़े। मनुष्य सतत विकास की अवधारणा को अपनाकर संसाधनों को क्या किया है, नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग कर पर्यावरणीय समस्याओं से छुटकारा पा सकता है, ताकि संसाधन का प्रयोग कर भावी पीढ़ी भी विकास कर सके। अगर मनुष्य अगर सतत विकास करना चाहता तो क्या करना होगा, संसाधनों का नियोजित और विवेकपूर्ण उपयोग करेगा, तभी जाकर के आने वाला समय क्या कर सकता है, आने वाला पीढ़ी क्या कर सकता है, उस संसाधन का विकास कर सकता है और उस संसाधन के लिए लड़ सकता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ना देखेंगे हम लोग कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विविध स्वरूप को लिखे। तो हमने पिछले एक्सप्लेनेशन में देखा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को विविध रूपों को देखेंगे, क्या क्या है ये। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्ति मतलब खुद, ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। क्या होता है, ऐसा संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, जैसे मकान, मोबाइल, गाड़ी, टीवी आदि। क्या है ये, व्यक्तिगत संसाधन। ये फोन क्या है भाई, ये व्यक्तिगत संसाधन है, आपका क्या है, अपना खास अधिकार है उस पर। तो व्यक्तिगत संसाधन आएगा तो क्या, वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे मकान, गाड़ी। आगे देखिए सामुदायिक संसाधन। दूसरा क्या है, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब कि समूह के लोग। ऐसा संसाधन जिस संसाधन का प्रयोग गांव, मोहल्ला, शहर के लोग, एक संपूर्ण मोहल्ला के लोग जो इस्तेमाल करेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या होगा, खेल का मैदान हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मंदिर, मस्जिद, पंचायत भवन। देखिएगा आप लोग गांव में क्या पंचायत भवन बनाया था, शमशान घाट, ये क्या हो गया, सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र मतलब होता है कि देश। राष्ट्र मतलब क्या होगा, कि देश। कानूनी तौर पर वह सभी संसाधन जो हमारे देश के अधीन है, हमारे देश के क्षेत्र के अंदर है, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन होगा। और उस संसाधन को क्या करता है कि सरकार को अधिकार है, हमारे सरकार को अधिकार है कि सरकार उस संसाधन का क्या कर सके कि अपने आम जनता के लिए क्या कर सकते हैं, हित के लिए उसका प्रयोग कर सकता है। ऐसा संसाधन जो किसी राष्ट्र के अंदर हो और उस संसाधन का इस्तेमाल उसी राष्ट्र के लोग करता है, उसे क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय संसाधन। किसी राष्ट्र के समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर
को छोड़कर खुला महासागरीय संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ये बात में मान लीजिए, पेन ले लेते हैं ना, ये जल का कलर ये हो गया ना, चलो ये क्या हो गया, जल हो गया। से जल जो फैला, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना देते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय सीमा में इधर क्या करेंगे, यहां से जो है क्या 200 किलोमीटर को छोड़ करके क्या करेंगे, 200 किलोमीटर को जो छोड़ करके यहाँ इस क्षेत्र से ऊपर नहीं जाना है, यहां से नीचे जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसके जो छोड़ करके इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर इधर क्या, ये मान लो भारत, और ये क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। इधर से भी क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर। तो 200 किलोमीटर तट रेखा से, यानी ये तट हो गया, ये क्या हो गया, किनारा हो गया। तट रेखा से भाई क्या 200 किलोमीटर को छोड़ करके, 200 किलोमीटर यहां से छोड़ करके, 200 किलोमीटर को छोड़ करके क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसका उपयोग क्या करता है, यूएनओ के कहने पे करता है। एक अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार क्या जाता है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब देखिए, बहुत बेसब्री से यार, बहुत बड़ा धमाका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव। तो जितना भी सारा हम लोग सब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े और एक्सप्लेनेशन को पढ़े, अब उस चीज को हम लोग देखेंगे क्या, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप लोग तैयार हैं दोस्त? अगर वीडियो अच्छा लगेगा ना, आप लोग शेयर कीजिए यार, लाइक कीजिए। इस आपका एक लाइक, आपकी एक कमेंट हमें क्या करता है, मोटिवेट मिलाता है। मोटिवेट कि भाई बेहतर से बेहतर हम अपने बच्चों के लिए करें। चलिए आगे बढ़े। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। संसाधन हमने पढ़ा, संसाधन क्या होता है कि वह सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो कोयला क्या करता है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, आणविकरणीय संसाधन है। क्या है, आणविकरणीय संसाधन है। ए फॉर आओना, ए फॉर आओना, कोयला किसका है, आणविकरणीय संसाधन। आणविकरणीय संसाधन क्यों है, क्योंकि कोयला का अगर हम एक बार इस्तेमाल करेंगे तो ये इसको पुनः पूर्ति में लाखों वर्ष लग जाता है। और हमने देखा कि वैसा संसाधन जिसको पुनः पूर्ति में लाखों हजारों वर्ष लग जाता है वो क्या है, आणविकरण। आणविकरणीय संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जिसको पुनः पूर्ति में समय ना लगे, वो क्या हो जाएगा, जिसका प्राकृतिक में स्रोत हमेशा बना रहा, वो क्या हो जाएगा, नवीकरण संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा ये क्या हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। जैव संसाधन जो जैव मंडल में प्राप्त होता है। अजैव संसाधन क्या हो, जो निर्जीव हो, जिसमें सजीव की गुण ना पाया जाए। तो क्लियर है, आगे बढ़े। ए फॉर आवना लगा दो, आणविकरण संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, आणविकरण। बहुत बार पूछा गया आपका किसमें, BSEB बोर्ड में ना। अभी हम लोग भी देखेंगे कि प्रीवियस में क्या क्या पूछा गया है, आगे देखिए। अभी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर C4 चलो ना, A4 आओ ना, C4 चलो ना, दो प्रकार के होते हैं। क्या, जैव, जैव अजीब। ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, C4 चलो ना। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 18 में पूछा गया है और 21 में पूछा गया, 24 में पूछा गया। कितना VVI है, क्या है, VVI। 25 में नहीं पूछा गया, 26 में पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है, 5 अगस्त को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या है, C4 चलो ना, 5 जून को क्या, पर्यावरण दिवस मनाने। C4 चलो ना 5 जून को क्या, पर्यावरण दिवस मनाने के लिए। तो मजा आ रहा है क्लास में दोस्त, एकदम मजा आएगा। क्यों, क्योंकि चल देंगे हम लोग कहाँ, 5 जून को जाना है पर्यावरण दिवस मनाने के लिए। आगे बढ़े। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। अभी हम लोग देखा क्या है, 17 में पूछा गया, 19 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। वाह क्या मजा आ रहा है दोस्त, मारो है कि नहीं। चलो उड़ा देना है कि नहीं। बारी तुम्हारा है उड़ने का, उड़ लो। जब बारी हमारा आएगा दोस्त, उड़ा देंगे। किसमें, बोर्ड एग्जाम में, है ना। गोली से नहीं, पिस्टल नहीं चलाना है। चलो आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो मानवीकृत संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, आणविकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है। बोलो,
हमने अभी बताया आप लोगों को कि यहाँ देखो, ओ देखो कौन आया, सौर ऊर्जा। यार सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि सौर का प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो देखो देखो कौन आया, देखो ना कौन आया कि भाई सौर ऊर्जा। अभी तो हम लोग पढ़े सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन। बी फॉर मुंबई, बी फॉर मुंबई नवीकरणीय संसाधन है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत परेशानी थोड़ा भी नहीं और जरा सा भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए, समझे। चलिए आगे देखिए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, ये देखो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन, मिटा के लिखे बढ़िया से लो। पहला क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या होगा, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन। तीसरा बोलो, राष्ट्रीय संसाधन। चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पहला क्या, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा, चौथा क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई दिक्कत, तो आप चारों को गिन लो, 1 2 3 4, 4 कहाँ है, C4 चलो ना, C4 चलो ना 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। आगे देखे, चलिए। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, टोटल 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कितना, 3 पृथ्वी सम्मेलन, 3 पृथ्वी सम्मेलन। तो यहाँ पूछा गया हम लोगों को कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ऑप्शन पहले हम लोग देख लेंगे, फिर खुद आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 रियो डी जेनेरो में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 +5। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में रियो डी जेनेरो, जोहान्सबर्ग और न्यूयॉर्क में हुआ था। समझ में आया, आवा था नहीं ना बबुआ। तो क्या है, पूछा क्या गया कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब, 1997। तो बी फॉर बॉम्बई, बी फॉर बॉम्बई मार दो। आगे बढ़े, चलो। साथ में देखिए कि निम्नलिखित में कौन आणविकरण संसाधन होगा, निम्नलिखित में कौन आणविकरण संसाधन, निम्नलिखित में कौन आणविकरण संसाधन होगा। आणविकरण संसाधन हमने बार बार बताया, 100 बार बताया कि वैसा संसाधन जिसका पुनर्निर्माण में क्या हो, लाखों वर्ष लग जाएगा, जिसको टाइम लगे। तो देखो आणविकरण संसाधन क्या है, निम्नलिखित में आणविकरण संसाधन कौन है दोस्त, 2023 में पूछा गया। तो सौर ऊर्जा, ये तो नवीकरण हो गया। अभी तो देखिए, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत और क्या, हवा तो ये क्या, जीवाश्म ईंधन भाई, पेट्रोलियम पदार्थ क्या हो जाएगा, आणविकरण संसाधन। क्या हो जाएगा, आणविकरण संसाधन। तो बी फॉर बॉम्बई, बी फॉर बॉम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था। आप लोगों के सामने 23 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, 25 में रिसेंटली। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां किया गया था, रियो डी जेनेरो में। कहां, रियो डी जेनेरो में। तीसरा पृथ्वी न्यूयॉर्क में। और दूसरा पृथ्वी जोहान्सबर्ग में। कहां, जोहान्सबर्ग में। आगे बढ़े मेरे शेर और शेरनी। चलो, कौन नवीकरणीय ऊर्जा है का स्रोत है, कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। देखो कोयला, ना 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 ना, ये क्या है, आणविकरणीय। क्या है, आणविकरणीय। सौर ऊर्जा, हाँ यही तो है, क्या है, नवीकरणीय। क्या है, नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा है। क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। तो बी फॉर बॉम्बे। अरे भाई बी बॉम्बे कितना बार जाओगे यार, बिहार छोड़ के बी फॉर बिहार बोलो, बी फॉर बिहारी, बी फॉर बिहारी। चलो अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने आया है ना, कंप्यूटर महाशय पे जवाब दो आप लोग। क्या है
कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ, कब आयोजित किया गया? तो क्या 24 में भी और 25 में भी पूछा गया है यार। पहला पृथ्वी सम्मेलन शिखर कब आयोजित किया गया था? 1992 चुक 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 करके चला दो। क्या? बी फॉर बिहारी, बी फॉर बिहारी। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब? 1992। अरे भाई पहला पृथ्वी सम्मेलन को क्या होला? पहला विश्व शिखर 1992 मार दो। आगे बढ़े। पेन कौन सा लेना बोला? चलो लेते हैं रेड पेन लेते हैं, ये ले लेते हैं। क्यों नीचे होता है? चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन आजीविक संसाधन है? आजीविक कहे तो जिसके अंदर जान ना हो। पेड़ क्या है भाई? ये तो बढ़ रहा है, छोटा से बढ़ रहा है कि नहीं है? मनुष्य, अरे हम तो जानदार हैं, हमें तो जैविक पदार्थ, हम लोग क्या है? जैविक। नदी, पक्षी, तो क्या नदी लिख देना भाई। नदी क्या है? बेजानदार है ना। नदी में पानी वो है क्या? बेजानदार है। क्या हो जाए? आजीविक संसाधन ना। C4 चलो ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखना आप लोगों की। तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? क्या है? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। हमने बताया कि ये हमारा बाउंड्री है, ये हमारा बाउंड्री है। यहां लेते हैं जल, बना देते हैं जल। जल क्या है? ये जल, बहता गंगा जल। क्या? ये पानी है भाई। डुबकी लगा दे इसमें तुम लोगों को। इधर क्या देश देंगे? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। यहाँ क्या हो जाएगा? भारत, अपना प्यारा सा। क्या हो जाएगा? भारत। इसमें देखो ये है क्या? 200 किलोमीटर जो ये है, इसी क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अपवर्जक क्षेत्र है। इधर से यहाँ भी लेंगे क्या? 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर क्या है? ये क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। लो क्या हो जाएगा? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? 200 किलोमीटर। बी फॉर बिहारी। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरे क्लास को समझ में आ रहा? लाइक करो भाई, शेयर करो। आप लोग अंतिम तक नहीं देखने लगता क्लास को, तो शेयर दबा के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संसाधन क्या है? 2020 में पूछा गया है। क्या है? संसाधन के अनियोजित विदोहन से। संसाधन का जो बेतरह से बर्बाद किया था। बी फॉर फिर बिहारी मार दो, बी फॉर फिर बिहारी मार दो। चलो, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है? राष्ट्रीय संसाधन क्या कहलाता है? डी फॉर दिल लगाओ किसी से ना। क्या है? डी फॉर दिल लगाओ ना किसी से ना, नहीं तो क्या हो जाएगा? बोर्ड में फिर नंबर का पता चल जाएगा। 19.2 किलोमीटर है दोस्त, 19.2 किलोमीटर। हमने ये एक देश बनाया, इसमें देखें हमने क्या, ये है क्या, इसको देखना है क्या? 19.2 किलोमीटर कि कौन सा संसाधन हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन इसी क्षेत्र में कर देंगे क्या? 200 किलोमीटर। दिख रहा है बबुआ आप लोगों को? 200 किलोमीटर क्या हो जाएगा? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र, तो इसी में कर देंगे क्या? ये हो गया राष्ट्रीय संसाधन भी कहलाएगा ना। अब 200 किलोमीटर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन 200 किलोमीटर से अधिक क्या हो जाएगा? इसको मिटा देते हैं आप लोगों के सामने। 200 किलोमीटर से अधिक अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। 19.2 क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय संसाधन जो सीमा क्षेत्र में हो जाएगा। 200 किलोमीटर में जो क्या होगा? आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र। 200 किलोमीटर जो अधिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये अपना देश का ही हम लोग मान लेते हैं। चलिए,
15वां क्वेश्चन क्या है कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़ा हुआ है? किससे जुड़ा हुआ है? सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी, मेधा पाटेकर, संदीप पांडे। संदीप पांडे क्या हो गया? संदीप पांडे हो जाएगा ना। तो देखना है चलो इसको मिटा दो। तो नर्मदा बचाओ अभियान किससे है जुड़ा हुआ है? मेधा पाटेकर, C4 चलोना, C4 चलोना, समझे। सुंदरलाल बहुगुणा क्या है? चिपको आंदोलन, लिख लो, चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन। महात्मा गांधी, इसने तो बहुत सारे आंदोलन किया है, लेकिन क्या बहुत सारा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह किया, सभी ने आ किया बहुत सारा, लेकिन इसमें क्या है? पेट भरने के लिए हमारे पास पेट भरने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए है, खाने पीने के लिए चीज है, लेकिन क्या पेटी भरने के लिए नहीं है। क्या है? पेटी भरने के लिए चीज नहीं है। पेटी भरने के लिए चीज नहीं है। पेट भरने के लिए है, पेट भरने के लिए है किसके पास? हमारे पास, लेकिन बट मतलब लेकिन पेटी भरने के लिए क्या है? संसाधन नहीं है। समझ में आया? और मेधा पाटेकर ने क्या किया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या किया था? नर्मदा आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था। संदीप ने जल संचयन को क्या था? जल संचय किया था, वर्षा जल को संचय किया था। तो आप लोगों के, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो मैंने पहले भी कह चुका है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ना है। यहाँ क्या है, एक प्लेटफॉर्म है आप लोगों को टेस्ला बिहार बोर्ड की तरफ से हर वो चीज आपको लोगों को प्रोवाइड कराया जो आप लोगों की बिहार बोर्ड में टॉपर बनने के लिए जरूरत है। चलिए आगे बढ़े। तो अब मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। आपका प्यारा सा निर्मल टेस्ला बिहार बोर्ड में आपका क्या था? स्वागत किए थे। फिर टेस्ला बिहार बोर्ड से अब हम क्या किए हैं, चलते हैं, देखें। इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब वाला बटन को क्या करना है? दबा देना है। लाइक, शेयर एंड कमेंट करके करना है। चलिए तो चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तहे दिल से कि क्लास में अंतिम तक रहे। और भाई प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो इसका ज़रूरत है, जिसको। बहुत बहुत शुक्रिया।